नोट्स आते हैं। तत्वाभिनय के देखोगे आज की डेट में पेशेंट काफ़ी मिलते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त कम समझ में आता था। मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो ओसीडी वगैरह करते हैं उसको अतत्व में हट करना, अतत्व मतलब जो चीज़ नहीं प्रेजेंट है उसमें हट करना या उसको मानना या उसको समझना या उसके हिसाब से, या आजकल जैसे पेशेंट ही बहुत ज़्यादा हो चुका है कॉम्प्लेक्स मतलब सिस्टम को, कि आपने कुछ भी बता दिया उसको समझना नहीं है, अपने मन से कुछ कुछ करे जा रहे हैं, कुछ कुछ खाए पिए जा रहे हैं, जो उनकी मर्जी कर रही है उस तरह के सारे काम कर रहे हैं। तो अतत्व का मतलब ये हो गया नॉन एग्जिस्ट, तत्व मतलब जो कि प्रेजेंट है, तो उसमें हट करना, उसमें वो मानना। जैसे मान लो हाथ धोने का तरीका है, एक सिंपल नॉर्मल वॉश करना होता है, और एक होता है कि इंसान हाथ धोया और 10-20 बार बेवजह हाथ धो रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। या कई बार आपने देखोगे बहुत सारे लोग लॉक करते हैं और लॉक करने के बाद में उस लॉक को कई बार चेक करते हैं। ऐसे ही कई बार कोई भी काम कर रहे होंगे। एक सिंपल सी बात है, शुरू से हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारे पास में मानस रोगी आते हैं वो सारे क्या होते हैं, अवर सत्व के मरीज होते हैं। तो अवर सत्व के मरीज का कहीं पर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ भी काम करेगा ना उसमें डबल चेकिंग ट्रिपल चेकिंग। जब इस तरह का सिस्टम करता है शुरुआत में ही ध्यान नहीं दिया जाए, अगर उसका मन को ऊपर नहीं काम किया जाए या उस तरह की में दवाएं नहीं दिया जाए, और उसकी जो सराउंडिंग है, खास करके सराउंडिंग भी बहुत मायने रखती है। कई बार सराउंडिंग ऐसी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर देती, तो उस तरीके से भी कंडीशंस आती है। वजह वही हर जगह रहेगा, अवर सत्व के लिए दूषित आहार विहार का सेवन रहेगा, बेगों का धारण रहेगा। तो इन सब से जब सेवन करेंगे तो आपका जो मनोवस्त्र होता है हृदय में आकर आश्रित होकर के उसको खराब कर देगा, तो हमेशा अल्प सत्व का व्यक्ति रहेगा। और एक चीज़ और आप देखेंगे उन सबके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उन सबकी दिनचर्या बड़ी खराब होती है। जितने भी, अब मैं क्यों आपको बता रही हूँ ये चीज़ें, वहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, आज की डेट में जिन लोग को भी अवर सत्व वाले मरीज हैं, ये जो आमवत वगैरह वाली कंडीशन आ रही है वो भी उन्हीं सारे मरीजों को है। या आप सिंपल सा अपने शब्दों में समझना चाहेंगे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनका ब्रेन वाइज तो शार्प है, मतलब बुद्धि अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऊपर से ज़्यादा बहुत हाईली ऑब्सेसिव हैं, हर चीज़ों को पाना है, करना है। लेकिन एक चीज़ है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता किताब पढ़ लिया हमें चरक रट्टा मार गई। चरक का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, वो आपका जो होता है वो आपका ज्ञान में कहा जाता है। तो उनको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, बहुत जल्दी पैनिक हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी पैनिक कौन होता है, हम अपने अगर राजस तमस दोषों के हिसाब से करें तो जो अवर सत्व का व्यक्ति होगा या जिसके अंदर रज बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा और तम बढ़ा होगा, रज बढ़ जाएगा तो वो बहुत घबराएगा, तम हो जाएगा। जैसे कई सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे, जब उनके ऊपर प्रॉब्लम पड़ती है ना, वो इनको समझ में नहीं आता कि उनको कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, एकदम बिल्कुल डर। और कुछ लोग कहते हैं क्या क्या ना कर डालें। तो दो तरह की कंडीशन होती है, दोनों ही आपके अवर सत्व में आते हैं। जिनका भी सत्व गुण कम रह जाएगा तो वो दोनों ही आएंगे, रज वाले भी आएंगे, तम वाले भी आएंगे। इसीलिए आपके पास एक आता है हाइपर पेशेंट और एक आता है बिल्कुल लो पेशेंट, है ना। तो तत्वाभिनेस वगैरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो हैं, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, ऐसे देखने में पढ़ने में तो बड़े इजी से लगते हैं, बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन रियलिटी मैं बता दूं, पेशेंट जब ट्रीट करना होता है तो ओसीडी के पेशेंट बहुत मुश्किल होते हैं। अब जैसे कल ही मेरा पेशेंट, मैंने बताया नहीं, वो डेली मुझे मैसेज करता है, कल रात का क्या है कि भाई मैंने बहुत रात को खाना खाया, तो इतनी रात खाना खाया तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं कैस्ट्रोल ले सकूँ। तो आज 9:30 बजे मैसेज आता है कि अब बताइए मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं भी उससे ज़्यादा अच्छी हूँ, 9:30 बजे का मैसेज है तो मेरी आदत है जब तक मैं फ्री नहीं होती मोबाइल में ऐसे कुछ नहीं चेक करती हूँ। तो मैंने 12:30-1 बजे देखा होगा तो फिर मैंने रिप्लाई किया होगा, क्योंकि सुबह अगर मैं मोबाइल खोलती हूँ तो कंपलसरी कोई चीज़ अगर लगा तो रिप्लाई किया, अदरवाइज़ नहीं किया। अदरवाइज़ फ्री होने पर ही रिप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, और बताया नहीं, मॉडर्न की तरफ से भी डायग्नोस्ड है और रियल में उसके बिहेवियर से भी पता चल जाता है। तो ऐसे जो मरीज होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत बड़ा सरदर्द होते हैं। सरदर्द इसलिए होते हैं कि आप उनको कुछ भी बोलोगे ना, वो इतनी ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे, अपने मन के सारे आलतू फालतू काम करेंगे। यहीं से एक चीज़ और शेयर करूँगी। अभी एक मेरी पेशेंट है, उनके साथ प्रॉब्लम थी, मतलब उनको जलन उलन हो रही थी। तो मैंने सारी चीज़ें पूछा तो पेशेंट तो हर बात में हाँ करता है कि भाई जो आप कहते हो सो खाता हूँ, जैसे कहते हो वैसे रहता हूँ। हालांकि सब उल्टा पुल्टा खाते हैं, क्योंकि पंजाब में लोग हैं तो पराठे और आठे खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। और आजकल यूपी वालों को भी हवा पंजाब वालों की तरह लग गई है, भारी भारी चीज़ें खाने का, राजमा, काबुली चने, ये सब हमारे बचपन में लोगों के घरों में नॉर्मली नहीं खाया जाता था। जो अपने आप को बहुत हाई फाई समझते थे सिर्फ वो लोग खाते थे, या जो बहुत हाईली एजुकेटेड हो गए थे, दुनिया भर की गलत आदतें सीख गए थे मतलब। और हम सच में देखते हैं कि आज सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसमें राजमा है, काबुली चने हैं, ये सब चीज़ें नहीं पच सकती। तो ये सब चीज़ें अगर कभी काल को खाते हो
शायद मंथली बेसिस से या ईयरली बेसिस पर, देन इट इज़ ओके। लेकिन ये कहो कि पता चला हर हफ्ते बन रहा, हफ्ते में 4 दिन खा रहे हो, तो देन इट इज़ नॉट ओके। तो वहीं से पेशेंट का बाद में पता चलता है हेतु। मैंने आप लोग से बोला है कि जब भी जहाँ से मुझे हेतु पता चलेंगे मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो पेशेंट की एक हेतु मुझे मिला, और जो बहुत ही ख़राब हेतु है कि मतलब उसको डेली खाना खाना है तो उसमें अचार, चटनी, सॉसेस चाहिए ही चाहिए। उनके बगैर वो बंदी खाना ही नहीं खाती है। शी इज़ अ 62 ईयर ओल्ड पेशेंट, और वो कंप्लेन करती है मेरे पूरे बदन में दाह है और साथ में है वेजाइनल एरिया में भी दाह है। और जब मैंने पीबी किया तो पीबी की फाइंडिंग में भी मुझे ग्लव्स के ऊपर सोचो इतनी अच्छी खासी गर्मी फील हो रही थी। आज मैंने उस पेशेंट का योनि धावन किया, फिर मैंने शुद्धोदघृत का एप्लीकेशन किया है, और फिर साथ में मैंने बोला कि कुछ टाइम बाद आप घर पर जा कर के कोल्ड वाटर बॉटल से एक बार मसाज भी कर लेना, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और अभी मेरे को था कि थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह चला जाए, तो मैंने पंचवल्कल में नींबू भी मिक्स करके तब उसका वॉश किया था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वॉश किया था जैसे वॉश करना चाहिए। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि पेशेंट अपने हेतुओं का सेवन करता रहता है, जो जो चीज़ें उसको नहीं सेवन करना चाहिए वो सारी चीज़ें सेवन कर रहे होते हैं, और इसलिए यही सब सारी जगहों से तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, सीधे चीज़ें हैं, सारे पंचकर्म वगैरह सब कुछ होगा, मेध्यन्न पान, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है वो आगे करेंगे। ब्राह्मी घृत है, पंचगव्य घृत है, महापंचगव्य घृत है, और तैल और रसोन वगैरह का सेवन है, बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप कराते हो। दूध से शतावरी दे सकते हो, किसको दे सकते हो, जो पेशेंट आपका लेन एंड थीन है, तो वैसे पेशेंट को, और ओसीडी का पेशेंट है जैसे अभी मेरा पेशेंट है, मैं उसको दूध से शतावरी दे सकती हूँ। बट वो इतना खतरनाक मरीज है, उसमें भी उसको है कि मुझे दूध से प्रॉब्लम होती है। नॉनवेज खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको दूध से प्रॉब्लम है। 1 मिनट बच्चों, सॉरी मेरे यहाँ काम चल रहा है, 2-4 महीने अभी काम चलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, तो उस तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और ब्राह्मी रस को मधु से दे सकते हो, तो ये आप काम आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन ब्राह्मी रस मधु को किस पेशेंट को दोगे, जो पेशेंट आपका बहुत हाइपर है उसको दीजिएगा। ठीक है, अब कुष्ठ के रस को या क्वाथ को मधु के अनुपात, तो कुष्ठ जो होता है, कूठ जो होता है ना, वो संज्ञा उंज्ञा स्थापन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, तो आप वहाँ पर भी दे सकते हो। और ये भी कुष्ठ भी जो कूठ है, कुष्ठ फल या कोट फल भी बोलते हैं, तो ये आपका थोड़ा सा होता है। उसी तरह वचा चूर्ण मधु के साथ किसको दोगे, जो बहुत पेशेंट लो फील कर रहा है, तो इन सारे अनुपानों के साथ यूज कर सकते हो। पेशेंट का डिपेंड करेगा, हर जगह आपका पुरुषम विक्षम वाला कंसेप्ट यूज होगा कि ऑब्सेसिव ही है पेशेंट, क्या बहुत हाईली मतलब क्या बोलते हैं एक्टिव है, एक्सेस है, मतलब हाईली मतलब एक्सेस एक्टिव है, या बहुत ही डम्ब पड़ा हुआ है। तो सप्त तथा आप्तवादी प्रिय वगैरह, मतलब सिंपल सी बात है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया ना कि जो उसकी सराउंडिंग है, कई बार हमें सराउंडिंग को भी ठीक करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग की जो सराउंडिंग का एरिया होता है, मीन्स उनके आसपास जो लोग रहने वाले लोग होते हैं, वो खुद ही इतना सफोकेटिंग होते हैं, और उनके सफोकेशन की वजह से होता है कि कोई बंदा अगर अवर सत्वकार है, थोड़ा सा भी उसके अंदर कमी ज़्यादा रहती है तो उस पर चढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या करता है, अगर अपोज नहीं करने वाला बंदा तो अंदर सफ़र करते करते एक दिन ओसीडी का पेशेंट बन जाता है। तो आप अगर हेतु लोगे ना, तो हेतु में बहुत सारी चीज़ें मिलती है और बहुत लॉन्ग टाइम की मिलती है। इसीलिए मनोव्याधियों को ट्रीट करना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट तुरंत नहीं आता, या तुरंत कोई चीज़ एहसास भी नहीं होता है। अधिकतर 15-20 साल पुराना हेतु मिलता है। और अभी आपने उस दिन देखा था कि यहाँ 13 साल से वो पुराना उन्माद हो जाता है तो असाध्य हो जाता है। हमारे पास पेशेंट आते ही असाध्य अवस्था में, बट हमें क्या करना होता है कि हमें उनकी असाध्य अवस्था एक्सप्लेन करके हमें ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है, जब तक सांसा तब तक आशा। तो जब तक सांस है पेशेंट के अंदर, हमको होप नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे भी ठीक करने वाले हम नहीं होते हैं, मतलब किसी को जीवन दान देने वाले हम नहीं होते, हम अपना सिर्फ प्रयास करते हैं। ठीक करने वाला अगर सही से सोचोगे उसको, अदरवाइज नहीं लेना, मैं डिमोरलाइज नहीं करने के लिए कर रही हूँ, बट परमात्मा होता है। तो इसीलिए एक आयुर्वेद के स्कॉलर के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहिए, रिलीजियस रहिए, और ऊपर वाले में बहुत फेथ करिए, क्योंकि कई बार आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट को आप ठीक कर लोगे, और कई बार बहुत एक हल्का सा लगने वाला पेशेंट आप नहीं ठीक कर पाओगे। तो वहीं से समझ में आता है कि परमात्मा की ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है, नेचर की होती है, या हमारी डायग्नोसिस गलत हो जाती है। रिस्ट के उसमें पढ़ा है ना आपने, जब पेशेंट को ठीक नहीं होना होता है ना, तो जो सही चीज़ रहती है वो भी उल्टा असर कर देती है। और रियलिटी में आयुर्वेद के साथ मैंने ऐसा देखा हुआ है, या पेशेंट ही इस तरह की घटिया हरकतें कुछ न कुछ कर ही देता है। ठीक है, जैसे मैंने अपने पेशेंट को सिरोधारा दी, दूसरे दिन पेशेंट जाकर मॉल में टहल रहा है, जब मैंने इत्तफाकन मैसेज कर दिया तो मुझे पता चल गया, जबकि मैंने बोला था कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। अब आप क्या करोगे, उसके बाद पेशेंट को हेडेक होगा,
और फिर वो आपका ब्लेम आएगा आपके सर पर, आप भी परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कॉज एंड कॉन्स जो भी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि आप अगर फॉलो करोगे तभी हम आपकी करेंगे, वरना प्रॉब्लम होगी। और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपने इसके उल्टा किया तो कुछ भी होता है, देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम काम तो सारे करेंगे, क्योंकि भाई दिस इज़ आवर प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन। इसीलिए बोला जाता है कि चीज़ें बताई जाती है, बट पेशेंट मनमानी करना शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी पंचकर्म का प्रोसीजर हो, क्लासिकल जो वोमन विरेचन है, बस्ती हैं, उसके अलावा भी नॉर्मल प्रोसीजर वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमेशा ख्याल रखना चाहिए। खास करके जो है कि रात्रि जागरण नहीं होना चाहिए, दिवाशयन नहीं होना चाहिए, ठंडे से गर्म का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या आपका पेशेंट यहाँ से बस्ती कराकर अपने घर जाकर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक खा रहा है, पास्ता खा रहा है, तो फिर उस बस्ती का कोई रिजल्ट नहीं आना है, क्योंकि आप तो वात का शमन करने के लिए मान लीजिए आपने उसको बस्ती दी है, और मान लो पित्त का प्रॉब्लम था तो पित्त शामक द्रव्यों से आपने उसको बस्ती दे दी है। अब पेशेंट वहाँ जा करके छार लवण तेल वाली जो जंक फूड वाले आइटम है वो सब सारे खा रहा है, वो सारी भारी भारी चीज़ें खा रहा है, तो उसको क्या होगा, वात का वैसे ही प्रकोप हो जाएगा। तो क्या वात का शमन काम करेगा। जैसे यहाँ पर शिवानी जी बहुत सही चीज़ कहते हैं कि जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो अच्छी चीज़ों के लिए होती हैं। मतलब आप यू कैन चार्ज योर वाटर, पानी को चार्ज करके पी सकते हो, वो अल्कोहल के लिए नहीं अप्लीकेबल है। बट लोग क्या करते हैं कि नहीं, पानी के लिए अप्लीकेबल है तो हम उसको अल्कोहल में अप्लीकेबल करके दिखाएंगे और इस तरीके से खाएंगे पीएंगे। तो इस तरीके से जब आपका उल्टा पुल्टा काम करेगा पेशेंट, मीन्स अपथ्य का पालन करेगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए आपकी प्राइमरी ड्यूटी होती है अपने पेशेंट को पथ्य का पालन कराना या अपथ्य बताना कि प्लीज़ ये काम करोगे तो इसके साइड इफेक्ट आएंगे, ये आप जानो, मैं नहीं जानता हूँ। तो अभी मेरे पेशेंट ने कुछ बोला तो मैंने सीधे, अब उसको अभी तबीयत खराब है तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं बोलूँगी कि सर आपने इस तरह के काम किए तो उसे आए हैं, ठीक है। तो मलिन आहार सेवन होगा, वेग विधारण होगा, दोषों का प्रकोप पूर्वक आहार विहार, ये सब खाया पिया, और साथ में कर्मज भाव भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ये बात ही जान लो, जितने भी मानव स्रोतस की व्याधियाँ होती हैं, इसलिए दैव्यपाश्रय चिकित्सा वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करती है। हमेशा अवरसत्व अल्पसत्व का व्यक्ति होगा, वात पित्त कफ भी दोष उनके दूषित रहेंगे, और साथ में जो आपके मानस दोष रजतम है वो भी दूषित रहेंगे। तो मन का दोषों से आवृत होना होगा, फिर हृदय में स्थान संश्रय एवं मनोवा बुद्धि व स्रोतस पर प्रभाव पड़ेगा, तो उससे बुद्धि का विभ्रम होगा। विभ्रम वर्ड तो मिल लिया आपने उन्माद में याद रखा है। नित्य अनित्य हित अहित में अब बुद्धि कर जाएगा। नित्य अनित्य मतलब कौन सी चीज़ एग्जिस्टिंग है, कौन सी चीज़ नॉन एग्जिस्टिंग है, कौन सी चीज़ मेरे लिए वाकई बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़ नहीं बेनिफिशियल है। जैसे अब पेशेंट का पेट नहीं ठीक है, पेशेंट ने बोला कि मैं जो रोटी खाना है, उसकी वाइफ बोलती कि नहीं कुछ नहीं होता जी, पराठे खा लो। मरीज ने पराठे खा लिया, डाइजेशन हो गया, अजीर्ण हो गया, अजीर्ण होगा तो पक्का सी बात है वात का प्रकोप होगा, फिर रात में नींद अच्छी नहीं आएगी, फिर वो रात में उठ करके कई बार यूरिनेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंट को ये चीज़ नहीं याद आएगा कि नहीं मेरी क्षमता नहीं थी मत खाते, तो खाएंगे। फिर उनके जो आसपास हमारे, अब यहीं पर आयुर्वेद का एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आयुर्वेद में होता था ना, रोगी पाच्य दुष्टय में आपका उपस्थाता का बहुत बड़ा रोल होता है, द्रव्य का तो रोल हो ही था भाई। एक चिकित्सक अच्छा होना चाहिए, औषधि जो होती है वीर्यवान होनी चाहिए, मतलब औषधि के अंदर ताकत हो, और उपस्थाता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ वैद्य जी कहते थे कि अगर आपके पास परिचारक अच्छे नहीं तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ। अब मुझे उस बात की समझ में आ रही है, पेशेंट को नहीं खाना है भारी चीज़, बट क्या है घर वाले खिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जो बनाया है वही आपको भी खिलाएंगे। तो आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप बीमार पड़ोगे, तो वो होगा क्या कि दो का कहते नहीं है, चीज़ बचा रहे थे दवा 20 रुपए की करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये भी ख्याल रखना है, जब अपने पेशेंट को पथ्य का पालन करा रहे हैं तो कोशिश करिए पेशेंट को बोले बहुत सारी चीज़ें खुद से कर ले, और नहीं तो प्लीज़ अपने घर में अटेंडेंट वगैरह रखे, या उसके हमें इसीलिए आज की डेट में मील जो है, फूड जो है, उसमें सब्स्टिट्यूट बहुत ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कैसे खिला दें। जैसे मैं आपको बोली, पेशेंट को मैंने बोला ना कि बहुत चबा कर खाना है, और पेशेंट ने परसों मुझे बताया कि नहीं मैंने खाया था सेब, वैसे ही 40 सीटर में वैसे ही आया हुआ था, ठीक है। तो पेशेंट ने वहाँ पर क्या निकाला रास्ता मालूम है कि पपाया का स्मूदी बना दो। अब उसमें वो दही डाल करके स्मूदी बना देंगे तो आपको मालूम है कितना ज़्यादा और बड़ा दही हमारी अभिसंधि है, और अभिसंधि होकर के और बड़ा अभिसंधि आहार ग्रहण कर लेंगे, है ना। तो किस किस तरह की बुद्धि वो यूएस वाली बुद्धि लोग लगाते हैं, मतलब जैसे फॉरेनर्स लगाते हैं तो उस तरह के यहाँ के पेशेंट भी लगाते हैं, और फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। और आपने उनको बोल दिया कि बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल डाइट खाना है, या नहीं भूख लगी तो नहीं खाओ, उसके बावजूद मरीज खाता है, उसके बाद भी सारे काम करता है। तो ये जो प्रज्ञापराध वाला सिलसिला है ना, ये चलता रहता है, इसीलिए मेडिसिन हमेशा चलती रहती है। तो यहाँ पर लक्षण क्या होगा, हित को अहित, अहित को हित, तथा नित्य को अनित्य और नित्य को नित्य मानेगा।
मतलब जो चीज़ उसके लिए बेनिफिशियरी है उसको ख़राब मानेगा, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको ख़राब माना, जो ख़राब है उसको अच्छा माना, या जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उसको मानेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है, और जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उसको उस तरह की चीज़ें दिखाएंगी। तो एक तरीके से अगर मॉडर्न के हिसाब से सोचोगे तो ये जो है सिजोफ्रेनिया का भी लक्षण होता है, लेकिन उसके लिए हट करना, मतलब उस बात को मानेगा और उस बात के लिए जिद भी करेगा, तो ये आपका तत्वाभिनिवेश का लक्षण होता है। चिकित्सा व्यवस्था में सबसे बढ़िया हमेशा देखो यहाँ पर दिखा है उन्माद के जैसा, क्योंकि विभ्रम वर्ड यूज़ किया था ना वहाँ पर, तो मैंने आप लोग को तुरंत बताया था कि जो 8 चीज़ें थी उनका विभ्रम होता है उन्माद में। तो आपके पास निदान परिवर्जन, संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जन, अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो अच्छा मिलेगा। फिर हमेशा मानस व्याधियों में सात्विक आहार विहार का पालन जरूर कराएंगे, रजस तमस वाली चीज़ें नहीं देंगे, मतलब वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन नहीं कराएंगे, और कफवर्धक, सीधी सी बात है क्योंकि कफ का गुण है गुरु, ठीक है, तो तम आएगा कफ की वजह से, तो कफवर्धक आहार विहार नहीं सेवन कराएंगे और वातवर्धक आहार विहार सेवन नहीं कराएंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो एक तरीके से समझ लो त्रिदोष शामक, जब आप द्रव्य देते हैं पेशेंट को, लघु सुपाच्य आहार देते हैं, शुद्ध सात्विक आहार देते हैं, तो फिर बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से सत्वावजय है, जैसे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल हैं जिन पर विश्वास करता है उन लोग के थ्रू उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होती रहे, या आज की डेट में तो आपको पता है काउंसलिंग के सेशंस भी होते हैं, वहाँ पर पेशेंट जा सकता है। बट उसके बावजूद भी उसकी सराउंडिंग का माहौल ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो कई बार मानस दोषों के जब मरीज आते हैं मानस रोगों के, तो वहाँ पर परिवार वालों की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे लिए समझ लो उपस्थाता हो गया। तो नर्सिंग वाली जो कंडीशन है, उनके आसपास के जो लोग हैं वो अगर सही से नहीं होंगे तो उनका माहौल, आपने 1 घंटा यहाँ अपना मतलब एनर्जी लॉस करके समझाया, पेशेंट पॉजिटिव हुआ, घर पर जाकर उसके घर वालों ने 2-4 फालतू शब्द बोले, वो बेचारा और नेगेटिव हो गया। तो उन लोग की भी प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है, और उन्हें भी समझाना पड़ता है कि ये किस एंगल से देख रहा है, आप किस एंगल से देख रहे हो, मतलब पेशेंट किस एंगल से देख रहा है, अटेंडेंट किस एंगल से देख रहा है, जिसको शिवानी जी बहुत सही वर्ड बोलते हैं ना, एक्सेप्ट करना। तो परिवार वालों को भी चीज़ें बतानी पड़ती है, परिवार वालों की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। इसीलिए मॉडर्न वाले जो एलोपैथ वाले मानस चिकित्सा करते हैं वो आप देखो अच्छी खासी फीस क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा और बहुत एनर्जी लॉस होती है बोलने में, रियलिटी यही है। तो इस वजह से वो अच्छा सा आप लीजिए फीस अगर मानस दोषों में काम करना चाहते हैं। फिर सत्यवादी तथा आपके प्रिय मित्रों द्वारा रोगी को विज्ञान धैर्य स्मृति, जो अपने यहाँ है ही, धीधर आत्मादि मनोविज्ञानम मनोदोष औसत परमम, बोला ही हमारे चरक जी ने। तो वो उस केस में चूंकि भाई पेशेंट की हालत ज़्यादा खराब है तो सराउंडिंग के लोग उसको इस तरीके से काउंसिल करेंगे। दैव्यपाश्रय चिकित्सा में मणि औषध धारण मंत्र पूजन वगैरह कराते हैं, ध्यान आदि वगैरह कराते हैं। जैसे मैं अधिकतर ऐसे सारे केसेस में जो भी पेशेंट होते हैं जहाँ पर भी लो फील करते हैं, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम ही क्यों ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मेरा फिक्स है कि ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा, हस्तबद्ध बक्ष मुद्रा और तल हृदय मर्म के जरूर स्टिमुलेशन करवाती हूं मैं। सामने पेशेंट है तो आप उसका बहुत सारा काम खुद कर सकते हैं, लेकिन जो मर्म का करना है वो भी आप कर सकते हो, बट मुद्राएं जो है पेशेंट को खुद करनी पड़ती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें करता है। और सोने का सुहागा ऑफर हो जाता है अगर पेशेंट थोड़ा सा रिलीजियस होता है। मेरे हिंदू धर्म का है तो मुझे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं उसको फिर बता सकती हूँ कि ये चीज़ें करो। रिलीजियस का मतलब उसको सच में फेथ है, रिलीजन का मतलब वो नहीं कि उसको फेथ नहीं है। बगैर फेथ वाले पेशेंट को कराने से कोई रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये सब मंत्र औषधि जो होते हैं, धारण वगैरह, मणि वगैरह, उन सब के भी बढ़िया रिजल्ट आते हैं अगर समझे कोई तो। और उसमें क्या होता है कि जैसे मणियों में आप अपने रत्नों को भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी का चंद्रमा बहुत वीक है तो उस केस में हर कोई जानता है कि मोती पहनाते हैं, केतु के केस में कैटसाई वगैरह पहनाते हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं, या सूर्य के केस में माणिक पहनाते हैं। तो माणिक के साथ क्या होगा, एक तो माणिक की क्वालिटी होगी, फिर माणिक का वेट होगा। जैसे हमारे यहाँ दवाओं का वेट होता है पेशेंट के हिसाब से, उसी तरीके से हमारे पास रत्नों का भी वजन होता है। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट का रत्न पढ़ाया जाएगा, उतने डोज का या उतने कैरेट का, तब जाकर के काम करेगा। उससे छोटा होगा तो भी नहीं काम करेगा, बड़ा तो लोग कर नहीं पाते हैं, कॉस्टली होता है। किस में नीलम कहाँ धारण कराना है, कौन सी चीज़ें हैं, तो वो सब सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो आपके यहाँ पर आता है। फिर इक्तिपाश्रय चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन कराएंगे, उसके बाद स्नेहन स्वेदन, क्योंकि अब यहाँ पर इन्होंने स्नेहन स्वेदन लिखा है, लेकिन हमेशा याद रखो कि जब भी कोई भी वमन कर्म होता है चाहे विरेचन कर्म होता है, दोनों ही केसेस में पहले दीपन पाचन हम पेशेंट का कराते हैं। दीपन पाचन करा करके हम पेशेंट की अग्नि को उस लेवल पर लाते हैं। उस लेवल पर लाने का मतलब कि नाउ ही और शी कैन डाइजेस्ट द घी। तब फिर उसके बाद मेडिकेटेड घृतपान होगा। मेडिकेटेड घृतपान के बाद में जब स्नेह के सिद्धि के लक्षण आ जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं कि स्टूल में भी आता है, आप हाथ पर ऐसे लाइन खींचोगे तो लगेगा जैसे घी जैसा है, और मतलब ऑयलेशन जैसा, पूरी स्किन बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है। तो दीपन पाचन हमने कराया, फिर उसके बाद घृतपान कराते हैं, घृतपान के बाद स्नेह स्वेदन कराते हैं, स्नेह स्वेदन के बाद में फिर आप वमन कर्म कराते हो, है ना।
एक दिन पहले कुछ उल्टा पुल्टा खिला देंगे, वो वमन उत्क्लेश करो द्रव्य, उसके बाद वमन कराएंगे। इसी तरह से विरेचन में भी यही तरीका होता है कि पहले आपने दीपन पाचन कराया, दीपन पाचन करने के बाद जिस भी व्याधि का है उस व्याधि के हिसाब से आप घृत अपना सेलेक्ट करते हो, तो मेडिकेटेड घृत लिया, घृतपान कराया, घृतपान के बाद स्नेहन स्वेदन कराया, स्नेहन स्वेदन के बाद में फिर उसमें विरेचन वाले उस तरह के पित्त वाली चीज़ें निकलनी होती हैं, तो पकौड़े समोसे जलेबी जो भी इसको खाने का बड़ा मन होता है सब खिला पिला करके फिर विरेचन देते हैं। ठीक है, बस्ती का केस का अलग है भाई, हमें इसमें पहले काशाय वाली बस्ती देनी है और फिर बाद में निरोह बस्ती देनी, तो वहाँ पर भी कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा बस्ती देने से भी पहले एक बार दीपन पाचन अच्छे से कर लेना चाहिए। यहाँ पर घृतपान का लोड नहीं रहता है। ठीक है, और भी जो भी प्रोसीजर्स हैं आप कराते हो उसमें भी अगर दीपन पाचन करके कोई भी कर्म करते हो, मतलब दीपन पाचन अनुलोमन करके, एक्चुअली अनुलोमन का भी ख्याल रखना पड़ता है। दीपन पाचन औषधि तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि दीपन पाचन अगर सही से वाकई रहे तो अनुलोमन हो ही जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है पेशेंट को अनुलोमन नहीं, जैसे बस्ती मात्रा बस्ती अगर आप दे रहे हो, आपने रात में कोई अच्छा सा लग्जेटिव दे दिया, पेशेंट का पेट अच्छे से वाकई क्लीन हो गया, उसके बाद बस्ती दोगे तो होल्ड करेगा, वरना बस्ती दिया तो सेंसेशन कॉज करेगा और वो तुरंत निकल आएगी। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से काम करते हैं कि हमें कल सुबह बस्ती देनी है तो आज हम रात में कोई लग्जेटिव दे देंगे, डिपेंड ऑन द पेशेंट। और बहुत मतलब तीक्ष्ण नहीं देते हैं कोई भी लग्जेटिव, बहुत माइल्ड या मॉडरेट फॉर्म वाला ही देते हैं पेशेंट को, वही देख करके मृदु कोष्ठी या क्रूर कोष्ठी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो लोग भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनका अधिकतर क्रूर कोष्ठ होता है, इस बात को याद रखिएगा। या क्रूर कोष्ठ उन पेशेंट्स का भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और बहुत पुरानी हेतु है कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, फिर शिरोधारा है, सिरोबस्ती है, नस्य कर्म वगैरह कराएंगे। संसमन में मित्र रसायन आपके पास ब्राह्मी स्वरस है, शंखपुष्पी स्वरस है, पंचगव्य का यूज़ भी करा सकते हैं ब्राह्मी स्वरस के साथ। ब्राह्म रसायन है, आप देख लीजिएगा अपने रसायन चैप्टर में चरक जी ने वर्णन किया है। ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत जो ये सब वर्णन दे रखे थे आपके पास मार प्रकरण में, ये सब चीज़ें आई हैं। तैल तथा रसोन का प्रयोग है, ये करा कर देख सकते हैं, क्योंकि रसोन जी भी इस तरह के बोले जाते हैं कि चीज़ों का नाश करते हैं। दुग्ध और शतावरी, ब्राह्मी स्वरस मधु के साथ, ये पूरा पीछे का ही उन्होंने ट्रीटमेंट फिर से रिपीट किया है। बचा सोरस का मधु के साथ अनपान, तो आप यहाँ पर और अच्छे से लिख सकते हो। जैसे हम लोग तो पढ़ते थे बुक का रट्टा मारते थे, यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि पेशेंट आपका लो फील कर रहा है तो आप वचा वगैरह यूज़ करिए। ठीक है, पेशेंट बहुत हाइपर एक्टिव है तो उस केस में ब्राह्मी यूज़ करिए। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें लिख सकते हो। आपके पास और भी ऑप्शन है, आप सरसोतारिष्ट दे सकते हो, आप मानस मित्र वटिका दे सकते हो, और भी कंपनियों के बहुत सारी दवाएँ आती हैं, जटामांसी वगैरह यूज़ कर सकते हो। डिपेंड ऑन द प्रकृति आपको क्या करना है, पेशेंट को हिसाब से देख लीजिए। और जब ज़्यादा दोष रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनमें संशोधन चिकित्सा से या पंचकर्म चिकित्सा से या शोधन चिकित्सा से फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर आपको शोधन भी करना है, यहाँ पर आपको शमन भी करना है, यहाँ पर आपको सप्तावजय भी करना है, यहाँ पर आपको दैवपाश्रय चिकित्सा करना है। तो एक तरीके से समझिए कि जब मानस रोगों को ट्रीट करते हैं तो काफ़ी बड़ा काम होता है और काफ़ी लंबा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि पेशेंट आता ही बहुत वैसे सिचुएशन में है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए, आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताओ मेरे को। प्रणाम मैम शिफाली। हाँ जी, हाँ जी बच्चा बोलो। दीपन पाचन के बाद ही वो घृत देते हैं, स्नेहपान करने को देते हैं, तो अगर मान लीजिए घर में डेली यूज के लिए या डेली मतलब कभी भी घर में क्या कौन सी ऐसी चीज है जो दीपन पाचन करती होगी? घर में आपके पास बहुत कुछ है, किसको कराना है? घृतपान कराना है? हाँ। किस डिसीज के लिए? नहीं मतलब हम ऐसे ही पूछ रहे थे, अगर नहीं वहाँ पर मैंने इस वजह से पूछ लिया कि देखो, जैसे मान लो स्किन डिसीजेज वगैरह हैं तो वहाँ पर आप महातिक्त घृत वगैरह बहुत बढ़िया काम करता है स्किन के डिसीज में। मान लो आई डिसीज वगैरह को फोकस करके आप विरेचन कराना चाहते हो, क्योंकि अधिकतर लोग विरेचन ज़्यादा कराते हैं, वमन कम कराते हैं, तो वहाँ पर त्रिफला घृत वगैरह का आप पान कराएंगे तो वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, जैसे महातिक्त घृत का एक ड्रॉबैक मैं आप बता देती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत ही गंदा है। मतलब अगर एक बार किसी ने घृत पान किया हुआ तो उसको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा महातिक्त घृत का, क्योंकि बहुत ही कड़वा है। आपकी गुड़ची से भी बहुत गुना कड़वा है। गुड़ची तो आप एक बार घूंट करके पी जाओगे, तो घृत है थोड़ा सा कोषण ही पीना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप डिपेंड ऑन द बीमारी जो है वो कर सकते हो। और लेकिन दीपन पाचन हाँ बता रहे हैं, रुक जाओ, बता रहे हैं भाई। देखो, आपके पास घर में सुंठी है, सुंठी सिद्ध जल दे सकते हो। आपके पास त्रिकटु है, मतलब सुंठ मरीच पिपली, आप उससे करा सकते हो।
अदरवाइज पंचकोल है, आप पिपली पिपली मूल चबे चित्रक नागर वो दे सकते हो। और आप क्या दे सकते हो, आप हिंगवाष्टक वगैरह भी दे सकते हो, आप लवण भास्कर चूर्ण वगैरह भी दे सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। जो भी आप तो औषधियाँ, ये चित्रकादि वटी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन घर में आपके पास तो तीन ही चीज़ सबसे बढ़िया इजली मिल जाती है। तो शुंठी मिल जाती है और शुंठ मरीच पिपली मिल जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये जो जैसे मान लीजिए शुंठी चूर्ण का, कि या फिर जो ये अदरक होता है इसका भी अदरक नहीं होता नहीं है नहीं जो? नहीं भाई, जब दीपन पाचन के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो अधिकतर शुंठी सिद्ध जल दीजिए, ठीक है। तो उससे तुरंत दीपन पाचन हो जाता है, क्योंकि शुंठी हमारे श्रेष्ठ आम पाचक होती है। आप नागर मोथा का चूर्ण भी दे सकते हो आपके पास तो में। उसको पानी में उबाल कर दे सकते हैं पानी? हाँ, शुंठी का आप 5 ग्राम शुंठी ले लीजिए, उसको 200 ml पानी में उबालिए, 50 ml रह जाए, पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट दे दीजिए। बट मैंने आपको सेशन में कई बार बताया, सिर्फ 1 वीक दीजिए लगातार। 1 वीक के बाद थोड़ा सा ब्रेक करिए, ठीक है। फिर और ड्राइनेस फिर कॉज ड्रिप करना कर देना है? फिर जैसे मान लो हमने दीपन पाचन कर लिया तो 3 दिन 5 दिन, नॉर्मली तो 3 दिन बोलते हैं लोग, लेकिन आप पेशेंट की प्रकृति देख लो, क्या उसका मलमूत्र जो निकल रहा सब सही से निकलना शुरू हुआ, भूख अच्छी से लगने लगी, वो कंडीशन देख करके फिर अगले दिन से घृतपान शुरू कर दीजिए। तो घृतपान आप मतलब 3 दिन या 5 दिन कराने के बाद फिर घृतपान दे? हाँ, घृतपान दीजिए, लेकिन पहले वहाँ देख लीजिए अग्नि प्रदीप्त हुई है कि नहीं है। बहुत सारे मरीज की अग्नि प्रदीप्त नहीं होती 3 से 5 दिन में भी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब घृतपान करा रहे हो तो उनको बहुत लाइट डाइट पहले ही पर रख दो पंचकर्मा। और दूसरी बात, उनको बता दो कि पंचकर्मा में बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, वो सारे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बता दिया कि रात्रि जागरण नहीं करना, दिवस नहीं करना, कोई बारिश से नहीं खाना है, ठंडी हवा में नहीं सोना है, ठंडी हवा में तुरंत नहीं जाना है, दीवार जैसे मान लो नमी है तो उस दीवार से सट करके नहीं सोना है। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, वो सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तब जा करके हिसाब किताब आता है। तो फिर दीपन कराया पाचन के बाद आप घृतपान कराइए। तो आप देख लीजिए 5-7 दिन कुछ भी इस तरीके से जैसे पेशेंट का है। फिर उसके बाद में उसको फिर उल्टा पुल्टा स्नेह स्वेदन होगा, फिर खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर बाद में विरेचन दे देंगे। अगर घर पर विरेचन देना चाहते हो तो आप सद्यो विरेचन दे दो ना। कौन सा विरेचन? सद्यो विरेचन का मतलब है कि रात में उसको दे दो खिचड़ी, खिचड़ी में दबाकर उसको डाल करके खिला दो 4-5 चम्मच घी, ठीक है। तो खिचड़ी खिला दो और साथ में रात में चाहे आप अपना विरेचन बटी दे दो, जैसे मैं तो यूज़ करती हूँ विरेचन बटी दे दो, चाहे इच्छा वेदी रस दे दो, चाहे आप अश्वकंचुकी रस दे दो। अश्वकंचुकी इज मच मोर बेटर देन इच्छा वेदी, दोनों में ही जयपाल की प्रिपरेशन है, बट अश्वकंचुकी रस का जो है बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। आप त्रिवित लेहम दे सकते हो अगर पित्तज प्रकृति का पेशेंट है। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आप उसको वो दे सकते हो, क्या बोलते हैं, आरगवत फलमज्जा दे सकते हो, आप त्रिफला भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपको सिस्टम लग रहा, नहीं तो एरंड भ्रष्ट हरित की दे दो या घृत भ्रष्ट हरित की दे दो। बट कभी भी कोई भी लग्जेटिव देने से पहले थोड़ा सा घृतपान दे दो तो पेशेंट का स्मूथली पेट साफ हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तब पर भी प्रॉब्लम है तो आप अपने पेशेंट से मुझे एक बार बात करा देना, मैं आपको फिर और बेटर गाइड कर दूँगी, ठीक है। चलो, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो खुश रहिए। नहीं, चलो तब आज बंद करते हैं यहीं पर।